हेलो एवरीवन, वेलकम डीपी कोचिंग क्लासेस। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बेटा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई वगैरह भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बायोलॉजी का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। तो प्यारे बच्चों, हमारी जो पहली क्लास थी, हमने पहली क्लास में क्या सीखा था कि जैव प्रक्रियाएँ क्या होती हैं। हमने सीखा था कि पोषण क्या होता है और हमने ये भी सीखा था कि पोषण के कितने टाइप होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेनली स्वपोषण के बारे में। ठीक है, तो चलिए पहले लास्ट क्लास का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, फिर आज के टॉपिक पर चलते हैं। ठीक है, तो आज का टॉपिक हमारा क्या होने वाला है बेटा? आज का टॉपिक होने वाला है हमारा स्वपोषण। क्या होने वाला है बेटा? स्वपोषण। ठीक है, जिसको आप कहते हो बेटा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या कहते हो? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक, स्वपोषण समझने से पहले हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने रिकैप में, यानी पिछली क्लास के थोड़ा सा टॉपिक पे बात करते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था बेटा कि प्रत्येक जीव को किसकी आवश्यकता होती है? पोषण की आवश्यकता होती है। पोषण कितने टाइप का हो सकता है? सर 2 टाइप का हो सकता है। एक होता था स्वपोषण और एक होता था बेटा आपका परपोषण। ठीक, इसी को ही हम लोग विषम पोषण के नाम से भी जानते थे। ठीक, तो हमारे पास पोषण कितने टाइप का था? 2 टाइप का, स्वपोषण और विषम पोषण या परपोषण। ठीक है, तो आज की क्लास में बेटा जो हम लोग बात करने वाले हैं ना, वो बात करने वाले हैं किसके बारे में? स्वपोषण के बारे में। तो स्वपोषण समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा किसको? हमें समझना पड़ेगा स्वपोषी जीव को। ठीक है, किसको? स्वपोषी जीव। स्वपोषी जीव क्या होते हैं? देखिए, ऐसे जीव जो अपने भोजन का संश्लेषण स्वयं कर लेते हैं, यानी अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते, वो क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके कहलाते हैं स्वपोषी जीव। तो हम क्या लिखेंगे? वे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते। उन्हें स्वपोषी जीव कहा जाता है। ठीक है, बात क्लियर है बेटा यहाँ तक? स्वपोषी जीव क्या होते हैं? ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर नहीं रहते, उन्हें हम स्वपोषी जीव कहते हैं। अब इन्हीं स्वपोषी जीवों का जो पोषण है ना, इनके पोषण करने का जो तरीका है ना, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम कहते हैं स्वपोषण। ठीक, क्या कहते हैं बेटा? हम लोग स्वपोषण कहते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई बेटा कि स्वपोषण क्या होता है? देखिए, जो स्वपोषी जीव होते हैं ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बना लेंगे, अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहेंगे। जैसे आपके पेड़ पौधे हैं, वो किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं? नहीं रहते हैं। वो सूर्य का प्रकाश लिया, नीचे से पानी लिया, उसकी सहायता से उन्होंने क्या किया? अपना भोजन बना लिया। ठीक है, तो किसी दूसरे के ऊपर निर्भर थे? ये नहीं थे। तो ऐसे जीव क्या कहलाएंगे बेटा? ऐसे जीव कहलाते हैं आपके स्वपोषी जीव। ठीक है, तो स्वपोषी जीव क्या हो गया? आपको समझ आ गया? स्वपोषी जीवों के पोषण को ही हम लोग स्वपोषण कहते हैं, हमें ये भी समझ आ गया। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। आगे बढ़ के हम लोग बात करेंगे बेटा किसके बारे में? स्वपोषण के प्रकार के बारे में। किसके बारे में बेटा? स्वपोषण के प्रकार के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं बेटा स्वपोषण के प्रकार। एक छोटी सी हेडिंग लगाते हैं बेटा, स्वपोषण के प्रकार। देखिए, स्वपोषण क्या है बेटा? अच्छे से आपको समझ आ गया? तो जो स्वपोषण होता है ना बेटा, वो 2 तरीके का होता है। कितने तरीके का बेटा? 2 तरीके का। स्वपोषी, देखो, स्वपोषी जीव के पोषण को ही आपने स्वपोषण कह दिया। तो अगर आप स्वपोषी जीव 2 प्रकार के हैं, तो इसका मतलब स्वपोषण भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। तो जो स्वपोषी जीव होते हैं ना बेटा, वो 2 प्रकार के होते हैं। एक ऐसे होते हैं जो प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो बहुत तरीके के केमिकल्स की सहायता से अपना भोजन बना लेते हैं। तो कितने हुए? 2 हुए। जो मेरे स्वपोषी जीव थे ना, वो कितने थे बेटा? 2 टाइप के थे। ठीक है, कौन कौन से? एक तो ऐसे थे जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से अपना भोजन बना ले रहे थे, उनको हमने प्रकाश संश्लेषी कह दिया। एक ऐसे थे जो कुछ केमिकल्स की सहायता से अपना भोजन बना ले रहे थे, उनको हमने क्या कह दिया? उनको हमने रसायन संश्लेषी कह दिया। ठीक है, तो जो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं बेटा, वो अलग जीव हैं,
और जो रसायन संश्लेषण कर रहे हैं वो क्या है, अलग जीव हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो बेटा। स्वपोषण भी कितने टाइप का हो सकता है, जब स्वपोषी जीव 2 टाइप का है तो उनका पोषण भी 2 टाइप का होगा, यानी स्वपोषण भी कितने टाइप का होगा, 2 टाइप का होगा। तो स्वपोषण के बेटा कितने प्रकार हो सकते हैं, स्वपोषण के सर 2 प्रकार हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं बेटा, एक को हम कहते हैं बेटा प्रकाश संश्लेषी, दूसरे को कह सकते हैं हम लोग रसायन संश्लेषी स्वपोषण। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषी में क्या होता है बेटा, देखो ऐसे जीव जो अपना भोजन प्रकाश की सहायता से बनाएंगे उनको हम क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषी कहेंगे, और उनके पोषण को क्या कहेंगे, हम प्रकाश संश्लेषी पोषण कहेंगे। कैसा पोषण, स्वपोषण। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिख लेते हैं, वे जीव जो सूर्य के प्रकाश, जल, CO2 की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी कहते हैं। और वे जीव, देखो सूर्य का प्रकाश यहाँ पर इन्वॉल्व है, इसलिए क्या है, प्रकाश संश्लेषी। और फिर यहाँ पर लिखेंगे वे जीव जो विभिन्न प्रकार के रसायनों का उपयोग कर अपना भोजन बनाते हैं, उन्हें रसायन संश्लेषी कहा जाता है। अब अच्छा ऐसे समझना है तो यहाँ पर एक बाइफर्केशन और अच्छे से कर दे रहा हूँ। स्वपोषण कौन करता है, सर स्वपोषी जीव करते हैं। अब स्वपोषी जीव कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, 2 टाइप के हो सकते हैं। स्वपोषी जीव कितने टाइप के हो सकते हैं बेटा, 2 टाइप के हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। प्रकाश स्वपोषण करेगा कौन, स्वपोषी जीव करेंगे, वो 2 प्रकार के हो सकते हैं, प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। यानी स्वपोषण भी कितने टाइप का, 2 टाइप का, एक प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण और एक रसायन संश्लेषी स्वपोषण। यहाँ तक बात क्लियर हो गया बेटा। तो हम चलते हैं बेटा कहाँ पर, इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। अब प्रकाश संश्लेषी का एग्जाम्पल्स बताइए सर। इसका एग्जाम्पल है बेटा हरे पेड़ पौधे। प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण कहाँ होता है, हरे पेड़ पौधों में। रसायन संश्लेषी कहाँ होता है बेटा, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया में होता है। ये विभिन्न प्रकार के विशिष्ट बैक्टीरिया, जैसे विशिष्ट बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया लिख लेना, सब में तो होता नहीं है, कुछ ही में होता है। कुछ विशिष्ट बैक्टीरिया जैसे सल्फर जीवाणु, बैक्टीरिया को हिंदी में बेटा जीवाणु कहा जाता है। सल्फर जीवाणु हो गए, नाइट्रिक कारक जीवाणु हो गए, ठीक। इन सब में क्या होता है बेटा, विभिन्न प्रकार के केमिकल्स की सहायता से क्या होता है, भोजन का निर्माण होता है। ठीक है, तो बेटा हमें जो जिस कॉन्टेक्स्ट में हमको बात करनी है ना, वो है हमारा प्रकाश संश्लेषी स्वपोषण। हमें देखना है बेटा कि प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हम बात करेंगे बेटा किससे, हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की। हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है आज का, जिसके अराउंड ये सारी चीज़ें चलने वाली हैं चैप्टर के शुरुआत में, वो है बेटा टॉपिक प्रकाश संश्लेषण। क्या है बेटा, वो प्रकाश संश्लेषण है। ठीक, अब ध्यान से सुनेंगे बेटा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं बेटा फोटो शब्द आया नहीं साइंस में, समझ लेना वहाँ पर किसकी बात चल रही है, प्रकाश की। फोटो का मतलब वो सेल्फी वाली फ़ोटो नहीं है, फोटो का मतलब साइंस में क्या है बेटा, लाइट होता है। हाँ, तो प्रकाश की बात चल रही है बेटा यहाँ पर, फोटोसिंथेसिस। प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ की सिंथेसिस को ही आप क्या कह रहे हो, प्रकाश संश्लेषण। एकदम इसके शाब्दिक अर्थ में चलते हैं। अभी मान लेते हैं कि हमको कुछ नहीं पता कि शाब्दिक अर्थ प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण हमको कुछ नहीं पता है।
एक मिनट इसको लिख देता हूँ बेटा मैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक, अभी हमको कुछ नहीं पता। देखो प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है। प्रकाश और संश्लेषण दो अलग अलग शब्द हैं। प्रकाश का मतलब लाइट है, संश्लेषण का मतलब किसी चीज़ का बनना। तो लाइट की उपस्थिति में किसी चीज़ का बनना ही क्या है, प्रकाश संश्लेषण है। तो इसका शाब्दिक अर्थ का मतलब क्या हुआ है कि प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश, रुको यार, प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में किसी पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया को हम क्या बोल ले रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण। किसी पदार्थ के निर्माण की क्या है बेटा, ये प्रक्रिया है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम लोग आगे। हम लोग ये समझेंगे कि प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में क्या है वो समझने के लिए हमको यहाँ से थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम इसको रफ करते हैं, देन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो करो स्क्रीनशॉट इसका फटाक से। चलो बेटा इसको रफ करते हैं, फिर समझते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक है, चलो अब समझते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में क्या है। देखिए ये हो गई हमारी धरती माता, ठीक, और ये हो गया बढ़िया सा एक पेड़, ये हो गया एक अच्छा सा पेड़ बेटा। ठीक, अब इस ये हो गई इसकी ग्रीन लीव्स। ठीक है, अब यहाँ पर धरती पर खड़े हैं हम, ऐसे सड़ा सा मुँह लिए हुए। देखो कैसा मुँह है, एकदम सड़ा सा मुँह है ना। हाँ सर, एकदम सड़ा सा मुँह है। ठीक, यहाँ पर हम खड़े हुए हैं। अब बताओ बेटा हम क्या करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग श्वसन करते हैं। श्वसन में हम कौन सी गैस बाहर करते हैं बेटा, हम लोग बाहर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। हमने यहाँ से क्या बाहर किया बेटा, हम लोग बाहर करते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पहुँचती है, ये पहुँचती है पत्तियों के अंदर। ये क्या है बेटा, ग्रीन कलर का जो पार्ट होता है ना पौधों का, वो क्या होती है, उसकी पत्तियाँ होती हैं। तो इस ग्रीन कलर के पार्ट में क्या पहुँचा बेटा, इस ग्रीन कलर के पार्ट में पहुँच गया है क्या, इस ग्रीन कलर के पार्ट में पहुँच गई हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, क्या पहुँच गया बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड पहुँच गया। ठीक है सर, फिर क्या होता है बेटा, पत्तियों में कैसे पहुंचता है। पत्तियों में क्या होता है बेटा, छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको हम रंध्र कहते हैं, और उन्हीं रंध्र के सहारे ये गैस पहुंचती है कहाँ पर बेटा, ये गैस पहुंच गई इस पत्ती के अंदर। ठीक है, अब क्या करते हैं पौधे जो है ना जड़ों से क्या करते हैं बेटा, पानी लेते हैं। और ये पानी पौधों के अंदर बेटा एक ऊतक होता है जिसको हम जाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जाइलम कहते हैं। जाइलम क्या करता है, इस जड़ से पानी को लेगा और उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देगा बेटा, पौधों के अन्य भाग में। तो उसी जाइलम ने इस भाग में भी क्या पहुँचा दिया बेटा, इस भाग में पहुँचा दिया पानी। क्या पहुँचा दिया बेटा, पानी पहुँचा दिया। अब हुआ क्या, अब जिस टाइम पर ये सारी प्रोसेस चल रही थी ना, अब पत्तियों में क्या आ गया है, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई है, और क्या आ गया है बेटा, H2O आ गया है। अब उसी टाइम पर क्या हुआ, यहाँ पर सूर्य देवता अलग से बौखलाए हुए थे। ठीक है, सूर्य भगवान अलग से बौखलाए हुए हैं, कहे नहीं मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। सब लोगों ने बहुत आतंक मचा रखा है, बहुत सारे पेड़ काट डाले हैं, अब मैं किसी को रहने नहीं दूंगा। तो इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने बहुत सारा गुस्सा दिखाया। अब बहुत सारा अगर ऐसा गुस्सा दिखाएंगे तो क्या हुआ बेटा, बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। सूर्य भगवान गुस्सा दिखाते हैं तो गर्मी होती है कि नहीं होती है, ये बताओ पहले। होती है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, सूर्य भगवान एकदम कड़क तरीके से चमक रहे थे। कड़क तरीके से चमकेंगे तो इनके ऊपर क्या पड़ेंगे बेटा, सूर्य की किरणें पड़ेंगी। यहाँ पर इस पत्ती के ऊपर क्या पड़ रही है, सूर्य की किरण पड़ रही है बहुत तगड़े से। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये है सनलाइट। को इसको थोड़ा सा ऐसे रफ कर देता हूँ। ये क्या है बेटा, ये है हमारी सनलाइट। ठीक, जब इसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है
तब पत्ती के ऊपर जब सनलाइट पड़ रही है तब क्या घटना घटित होती है, वो यहाँ पर देखो। पत्ती के अंदर क्या आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड आई थी। कहाँ से आई थी बेटा, बाहर से आई थी। पत्ती के अंदर क्या आई थी, कार्बन डाइऑक्साइड आई थी। कहाँ से आई थी, बाहर से। जब हमने वातावरण में छोड़ी थी तो ये वातावरण है बेटा, वातावरण से क्या चली गई इसमें, वातावरण से इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चली गई थी। ठीक है सर। फिर क्या किया था, जड़ों से बहुत सारा पानी पहुँचा था कहाँ पर, पत्तियों में। ठीक है। सूर्य भगवान अलग से बौखलाए हुए थे, इन्होंने क्या किया बेटा, इन्होंने खूब सारा प्रकाश दिया। तो यानी यहाँ पर किसकी थी उपस्थिति, प्रकाश की। कैसे प्रकाश की, तो सूर्य के प्रकाश की। ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, सूर्य का प्रकाश था। ठीक है। सूर्य के प्रकाश को अगर आप ऐसे भी दिखा सकते हो। ठीक है। सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को एच न्यू कहा जाता है। ठीक है। अब देखो क्या हुआ बेटा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये है आपका वाटर और ये कार्बन डाइऑक्साइड आपस में मिलकर क्या बनाता है बेटा, C6H12O6 बनाता है। प्लस क्या बनाता है बेटा, बहुत सारी ऑक्सीजन बनाता है, प्लस कुछ H2O बनाता है। यहाँ पर 6 कार्बन वाला मटेरियल बन रहा है, इसलिए इसको भी मैं कितना कर देता हूँ, 6 कर देता हूँ। ठीक है। अब ऑक्सीजन देखो बेटा कितनी है, 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है और 6 यहाँ पर है। कितने हो गए बेटा, देखो 6 दूना 12 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, 12 6 18 और 6 यहाँ पर 24। तो इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, इसको मैं क्या करता हूँ बेटा, हाँ इसको क्या करता हूँ, इसको करता हूँ बेटा मैं 12H2O कर लेता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया बेटा मैंने, 12H2O कर लिया। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन देखो दोनों साइड बराबर हो गई। 6 दूना 12 ऑक्सीजन यहाँ पर और 12 ऑक्सीजन यहाँ पर। ठीक है। कितने हो गए टोटल, यहाँ पर ऑक्सीजन इस साइड में हो गई है कितनी, 24। ठीक है। कितनी हो गई बेटा ऑक्सीजन, 24। 6 दूना 12 और 12 इधर, 12 12 कितने हो गए, 24। अब यहाँ पर देखो 6 यहाँ पर है, 6 दूना 12 यहाँ पर है, यानी 12 6 18 और 6 यहाँ से कितने हो गए बेटा, 24। तो इस साइड में भी ऑक्सीजन कितनी है बेटा, 24 है। ठीक है। इस साइड में भी कितनी है, इस साइड भी 24 है। कार्बन देखो इधर कितना है, कार्बन कितना है बेटा, 6 है। देखो कार्बन के नंबर कितने हैं, 6। इधर भी कार्बन देखो कितना है, यहाँ पर है केवल, तो कार्बन के नंबर इधर भी कितने हैं, 6 हैं। हाइड्रोजन चेक करो बेटा, तो 12 दूनी 24 हाइड्रोजन है यहाँ पर देखो 12 हाइड्रोजन यहाँ पर और 6 दूना 12 हाइड्रोजन यहाँ पर, यानी 12 12 कितने हो गए, 24। तो 24 हाइड्रोजन इधर, 24 हाइड्रोजन इधर। हमारी रिएक्शन कैसे है बेटा, बैलेंस है। ठीक है। हमारी रिएक्शन कैसे है बेटा, बैलेंस है। ठीक है। तो देखो हुआ क्या बेटा, इस पत्ती के अंदर सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश के कारण इन लोगों ने आपस में कॉम्बिनेशन बनाया और कॉम्बिनेशन बना के क्या बनाया, एक बढ़िया पदार्थ बनाया ये वाला। ठीक है। इसको हमने क्या कहा बेटा, ग्लूकोज। ठीक है। ग्लूकोज को पत्तियां तुरंत इस्तेमाल नहीं करती हैं, वो इसको स्टोर कर लेती हैं। ठीक है। स्टोर कर लेंगे बेटा तो क्या बना देती हैं, वो बना देती हैं स्टार्च। क्या बना देंगे, स्टार्च, यानी इसको मंड बना देती हैं। ठीक है। और ग्लूकोज क्या है बेटा, ग्लूकोज एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। कैसा है बेटा, कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है। और स्टार्च भी क्या है, एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज जो है वो सिंपल शुगर है, स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स यानी जटिल शुगर है। ये पॉलीसैकेराइड है, ये वाला मोनोसैकेराइड है। ये क्या है बेटा, ये आपका मोनोसैकेराइड है और ये क्या है, पॉलीसैकेराइड है। इस बात को याद रखिएगा कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज मोनोसैकेराइड होता है और स्टार्च क्या होता है बेटा, पॉलीसैकेराइड होता है। ये बात याद रखिएगा, जब हम लोग ह्यूमन डाइजेशन पढ़ेंगे ना, वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट के पाचन में हम लोग ये बात समझने वाले हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे बेटा कि पौधों में भोजन किस रूप में स्टोर होता है, स्टार्च के रूप में। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम बेस्ड MCQ, यानी MCQ जो आते हैं एग्जाम्स में, आप में आते होंगे वो स्टेट बोर्ड के एग्जाम में, यूपी बोर्ड में तो आते हैं भाई। 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे कैसे, वो टिक मारने वाले। ठीक है। तो वहाँ पर हो सकता है ऐसा पूछ ले कि पौधों में भोजन किस रूप में स्टोर होता है, तो किस रूप में होता है बेटा, स्टार्च के रूप में होता है। ठीक है। ये जो ग्लूकोज बना हुआ है, पौधे इसका तुरंत इस्तेमाल नहीं करते हैं, नहीं करते तो क्या करते हैं फिर भाई, कोई चीज़ आपको दी गई है, आप नहीं इस्तेमाल करते तो उसको स्टोर करके कहीं तो रखते होगे ना। वैसे ये फूड को क्या करते हैं बेटा, स्टोर कर लेते हैं, किस फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में। ठीक है। तो ये जो पूरी घटना घटी है ना, ये जो पूरी घटना घटी है, ये जो पूरी घटना घटी है ना, यही घटना क्या है बेटा, यही घटना आपका प्रकाश संश्लेषण है। इतनी छोटी सी बात है। हुआ क्या भाई, इसमें प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ने क्या किया, कार्बन डाइऑक्साइड और नीचे से लिए गए पानी का इस्तेमाल करके क्या बना डाला, भोजन बना डाला। और इसी प्रक्रिया को आपने क्या कहा, इसी प्रक्रिया को आपने क्या नाम दिया, प्रकाश संश्लेषण का नाम दिया। ठीक है। अब बेटा ये वाली जो प्रक्रिया हो रही है ना, इसकी एक शर्त है, इसकी क्या है बेटा, एक शर्त है कि ये प्रक्रिया कहाँ पर होगी, पौधों में। तो बेटा ये प्रक्रिया होती है पौधों के हरे भाग में, और हरा भाग क्या होता है, जो पौधों के सेल्स में जो ग्रीन पार्ट होता है ना, उसको हम कहते हैं बेटा क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है, क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट। तो पौधे के क्लोरोप्लास्ट में सूर्य भगवान की प्रकाश की उपस्थिति में पौधा कार्बन डाइऑक्साइड पानी का इस्तेमाल करके भोजन बनाता है और ऑक्सीजन मुक्त करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, ये जो ऑक्सीजन मुक्त हुई, देखो इधर भोजन बनाया होगा तो इसको तो पत्ती ने स्टोर कर लिया, लेकिन ये जो ये जो ऑक्सीजन बनाई है, इस ऑक्सीजन का क्या किया होगा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन बन रही है ना, उसको पौधे ने पत्तियों के रंध्र की सहायता से बाहर कर दिया, जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमने ये सुना है ना कि जंगल हमें क्या देते हैं, जंगल हमें ऑक्सीजन देते हैं। कैसे देते हैं बेटा, कि जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं ना, तो वो क्या फ्री करते हैं, तब वो ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। ठीक है, तब वो क्या मुक्त करते हैं, ऑक्सीजन मुक्त करते हैं। कैसे, यहाँ पर ऐसे, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का जब वो इस्तेमाल करके ग्लूकोज बनाएंगे, तब वो आपको क्या मुक्त करके देंगे बेटा, ऑक्सीजन मुक्त करके देंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण। एक बार फिर से मैं रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुनिए। हमने क्या कहा कि पौधों ने कार्बन डाइऑक्साइड लिया बाहर से, पत्ती में गई, फिर पौधों ने H2O को लिया कहाँ से, नीचे से। ठीक है, ये सारा कुछ कहाँ पहुँच गया, पत्ती की कोशिकाओं में। वहाँ पर क्या हुआ, फिर सूर्य का प्रकाश पड़ा, तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर से ली गई थी और वो पानी जो नीचे से लिया गया था, वो कंबाइन करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में ये सारी घटना घट रही थी। तो क्लोरोप्लास्ट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी कंबाइन करके क्या बनाते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं। यही पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। संश्लेषण का मतलब किसी चीज़ का निर्माण होना, तो निर्माण कहाँ किस चीज़ का हो रहा है, निर्माण हो रहा है ग्लूकोज का। ठीक है, तो यही पूरी प्रोसेस क्या है बेटा, प्रकाश संश्लेषण है। अब इसको परिभाषित कैसे करेंगे, सर परिभाषित करना तो आसान है। ठीक है, हम तो एडवांस बच्चे हैं। क्यों एडवांस बच्चे हैं, क्योंकि दीपक सर से पढ़ रहे हैं, है ना। तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, सारे बच्चे एडवांस होते हैं, सारे टीचर एडवांस होते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सब एडवांस होते हैं। ठीक, तो चलिए फटाक से इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसकी परिभाषा, किसकी, प्रकाश संश्लेषण की। ठीक, तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को जैव रासायनिक प्रक्रिया कहा जा सकता है, बायोकेमिकल रिएक्शन कहा जा सकता है। ठीक है, देखो ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, हाँ सर है। कहाँ पर हो रही है, किसी जीव के अंदर हो रही है कि नहीं हो रही है, पेड़ एक जीव है कि नहीं है, पेड़ के अंदर हो रही है। तो ये एक केमिकल रिएक्शन है जो कहाँ हो रही है, जीव के अंदर हो रही है। इस वजह से ये प्रकाश संश्लेषण क्या है, इस वजह से प्रकाश संश्लेषण एक जैव रासायनिक क्रिया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं बेटा। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, वह जैव रासायनिक क्रिया, वह जैव रासायनिक क्रिया, वह जैव रासायनिक क्रिया जिनमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोप्लास्ट में, ये सारी घटना कहाँ घटेगी बेटा, क्लोरोप्लास्ट में। हरे पेड़ पौधे क्लोरोप्लास्ट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। जल की सहायता से ग्लूकोज, जो कि इनका क्या है बेटा, भोजन है। ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। वही जैव रासायनिक प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, वही जैव रासायनिक प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। ठीक है, तो यहाँ तक सर हमें समझ में आ गया कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। बेटा ये एक जैव रासायनिक क्रिया है। जैव रासायनिक क्रिया का मतलब ये केमिकल रिएक्शन है, कहाँ हो रही है, किसी जीव के अंदर हो रही है। इस वजह से वर्ड लिखा मैंने जैव रासायनिक क्रिया। जिनमें हरे पेड़ पौधे, क्योंकि हरे पेड़ पौधे में ही क्लोरोप्लास्ट होगा, जिनमें हरे पेड़ पौधे क्लोरोप्लास्ट में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में CO2 और जल की सहायता से ग्लूकोज और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ऑक्सीजन पौधा क्या करता है, मुक्त कर देता है, कुछ अपने श्वसन में इस्तेमाल करेगा। ध्यान देना, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन दो अलग चीज़ें हैं बेटा। श्वसन में हमेशा ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। भोजन के ऑक्सीकरण की प्रक्रिया श्वसन है, और ऑक्सीकरण करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए।
तो श्वसन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। कभी गलती से ये ना कह देना कि पौधे श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, नहीं बेटा, तो श्वसन में नहीं लेते, वो किसके लिए लेते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, अब बताओ प्रकाश संश्लेषण रात में चलता होगा, आपने सुना होगा ना कि पौधा रात में क्या देता है, पौधा रात में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, क्यों, ऑक्सीजन क्यों नहीं देता, इसलिए नहीं देता क्योंकि बेटा रात में सूर्य का प्रकाश तो होता नहीं, जब रात में सूर्य का प्रकाश होगा नहीं तो प्रकाश संश्लेषण होगा पौधे के अंदर, नहीं होगा, तो क्या ये ऑक्सीजन बनेगी, ये वाली जो ऑक्सीजन यहाँ बनी हुई है, क्या ये ऑक्सीजन बनेगी, ये ऑक्सीजन जो निकल के आ रही है आएगी, नहीं आएगी, तो पौधा रात में ऑक्सीजन नहीं देता। लेकिन पौधा श्वसन तो कर रहा होगा ना, श्वसन तो ऐसी प्रक्रिया है जो 24 घंटे चलती है, तो श्वसन में जो गैस मुक्त होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो रात में निकल ही रही होगी ना, ऑक्सीजन तो नहीं निकलेगी क्योंकि प्रकाश संश्लेषण नहीं हो रहा है, तो निकल क्या रही होगी, श्वसन तो हो रहा है ना, श्वसन तो हमेशा चलने वाली प्रक्रिया है, श्वसन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हो रही होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, इसलिए पौधे रात में क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। ठीक है, हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा जब हम लोग पढ़ेंगे उत्सर्जन। ठीक है, वहाँ पर हम मानव में उत्सर्जन पढ़ेंगे, वहाँ पर हम पढ़ेंगे पेड़ पौधों में भी उत्सर्जन को। ठीक है, तो अभी फिलहाल इसके लिए स्क्रीनशॉट करें, फिर हम लोग ये देखने का प्रयास करते हैं, चलो ठीक है प्रकाश संश्लेषण होता है पौधों में, पौधे उससे अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन सर सवाल ये है कि ये प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, जिस जगह पर प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में होता है ना, वो जगह कौन सी है, कैसी होती है, उसकी बनावट कैसी होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं बेटा। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। चल बेटा ठीक है, इसको रफ किया जाए। ठीक, चलो इसको भी रफ करते हैं, जब ज़रूरत होगी तो फिर से बन जाएगा, क्या दिक्कत है। चलो चलो अगली हेडिंग लगाइए बेटा, प्रकाश संश्लेषण का स्थल, प्रकाश संश्लेषण का स्थल। ठीक, यानी साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। बेटा साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या है, ठीक है, यानी वो कौन सी जगह है पौधे में जहाँ पर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो देख बेटा सबसे पहली बात कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है सर, प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, ये होता है बेटा हरे पादप में, हरे पेड़ पौधों में। ठीक है, हरे पेड़ पौधों के हरे भाग में, और हरे पेड़ पौधों के हरे भाग क्या होते हैं बेटा, मेनली होती हैं उसकी लीफ, क्या होती है बेटा, उसकी लीफ होती है। ठीक, तो मेनली जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है ना वो कहाँ पर होती है, लीफ में होती है। ऐसा नहीं है कि केवल लीफ में होती है, पौधे का जो हरा पार्ट होता है ना बेटा वहाँ पर होती है, और लेकिन पौधे का जो मेनली हरा पार्ट होता है ना वो क्या होती है, उसकी लीव्स होती हैं। ठीक है, तो साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है, प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है बेटा, प्रकाश संश्लेषण कहाँ पर होता है, तो प्रकाश संश्लेषण बेटा पौधे के हरे भाग में या फिर पत्तियों में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बात मैं लिखता हूँ कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया मुख्य रूप से पौधों के पत्तियों में या पौधे के अन्य हरे भागों में होती है, पौधे के अन्य हरे भागों में होती है। ठीक, अब हम पहले बात करेंगे बेटा किसकी, पत्तियों की संरचना की। हम लोग बात करेंगे किसकी बेटा, हम लोग बात करेंगे पत्तियों की संरचना की। तो यहाँ पर छोटी सी हेडिंग डालिए कि पत्ती की संरचना, पत्ती की संरचना। ठीक है, जब भी हम पत्ती की संरचना पढ़ेंगे ना तो हमको दो तरीके की संरचना पढ़नी है। कितने तरीके की बेटा, दो तरीके की। एक पढ़ेंगे पत्तियों की बाहरी संरचना कि वो बाहर से कैसे दिखती हैं, फिर हम देखेंगे पत्तियों की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं बेटा, एक यहाँ पर छोटा सा फिर से छोटू सा पेड़ बनाते हैं।
ठीक है, बनाने में टाइम नहीं लगेगा, बस ऐसे देखते जाओ। ये बन गया, ठीक, ये बन गया हमारा छोटू सा पेड़। इसमें क्या है, बहुत सारा ग्रीन पार्ट है, ठीक। इस ग्रीन पार्ट में क्या है बेटा, लीव्स हैं। यहाँ पर क्या होती हैं, यहाँ पर होती है लीफ। अब लीफ की हमको क्या देखनी है बेटा, लीफ की देखनी है सर संरचना को। तो लीफ की हम लोग देखेंगे संरचना। संरचना में हम दो तरीके की संरचना देखते हैं बेटा। एक संरचना होती है बाह्य संरचना, ठीक। एक संरचना कैसी होती है, एक होती है पत्तियों की बाह्य संरचना, यानी वो बाहर से कैसे दिख रही है, और एक होती है बेटा पत्तियों की आंतरिक संरचना, कि वो अंदर से कैसे दिख रही है, ठीक है। एक बात करेंगे बेटा किसके बारे में, पत्तियों की बाह्य संरचना के बारे में, फिर बात करेंगे पत्तियों की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले चलते हैं बेटा कहाँ पर, पत्तियों की बाह्य संरचना में, ठीक है। हम चलते हैं बेटा पत्तियों की बाह्य संरचना में, ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग डालिए बेटा, पत्ती की बाह्य संरचना, ठीक। बाह्य संरचना को हमने कहा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक। हम लोग क्या करेंगे बेटा, पत्ती की बाह्य संरचना की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बनाते हैं हम लोग एक तना, ठीक है। अभी मैं आपको सब विजुलाइज कराता हूँ। ये क्या है बेटा, एक स्टेम है, क्या है ये, एक स्टेम है, और ब्रांच या फिर क्या है, एक शाखा है, ठीक है। इस शाखा पर यहाँ पर ना ऐसे कुछ फूला हुआ भाग होता है कुछ पौधों में, ठीक। कुछ पौधों में ये ऐसा फूला हुआ भाग होता है जहाँ से पत्ती जुड़ी रहती है तने से, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये वो पार्ट है ना जहाँ पर पत्ती किससे जुड़ी है, जहाँ पर पत्ती जुड़ी है तने से, ठीक। अब इसके ऊपर ऐसे एक पतला सा डंठल होता है कुछ इस टाइप का, ऐसे, ठीक, ये ऐसे, ठीक। अब इसको भी कुछ नाम देंगे। ऐसा एक डंठल होता है, इस डंठल पर क्या लगी होती है बेटा, आपकी ऐसे ग्रीन कलर की लीफ लगी होती है। इस पर क्या लगी होती है, इस पर ऐसे ग्रीन कलर की लीफ लगी होती है। इस पर ऐसे क्या लगी होती है, ग्रीन कलर की लीफ लगी होती है, ठीक। एक मिनट बेटा, थोड़ा सा अच्छे से बना लेते हैं इसका अपेक्स, ठीक। क्या लगी होती है, ऐसे एक लीफ लगी होती है। अब ध्यान सुनिए, ये क्या है बेटा, पत्ती का ग्रीन पार्ट है। हम लोग बाहरी संरचना देख रहे हैं, अभी एक एक पार्ट को मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक, कि एक लीफ के कितने पार्ट हो सकते हैं। यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं एक लीफ, ठीक। क्या लिख लेता हूँ बेटा, मैं यहाँ पर एक लीफ लिख लेता हूँ। इस लीफ के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। अब बात को ध्यान से सुनिए बेटा, बात को सुनेंगे ध्यान से। ये हो गई स्टेम और ब्रांच। जिस पॉइंट पर लीफ जुड़ी होती है किससे, जिस पॉइंट पर लीफ जुड़ी होती है बेटा किससे, जिस पॉइंट पर लीफ जुड़ी होती है स्टेम या ब्रांच से ना, उस पॉइंट को आप कहते हो बेटा लीफ बेस। क्या कहोगे, लीफ बेस। हिंदी में इसको आप कहते हो बेटा पर्ण आधार। क्या कहोगे इसको, पर्ण आधार कहोगे, ठीक है। फिर यहाँ पर एक डंठल जैसी संरचना आपको दिख रही है। ये जो डंठल जैसी संरचना है ना, ये वाली डंठल जैसी जो संरचना है ना, इस संरचना को आप कहते हो बेटा पेटियोल। क्या कहते हो इसको, पेटियोल कहते हो, यानी इसको आप कहते हो पर्ण वृंत। क्या कहोगे बेटा, पर्ण वृंत कहोगे, ठीक है। एक मिनट जरा होल्ड करिए तो, हाँ बेटा चलो ठीक है, ये क्या हो गया, पर्णवृंत हो गया। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आगे ये जो पूरा ग्रीन कलर का पार्ट है, इस ग्रीन कलर के पार्ट को यहाँ से यहाँ तक, ये जो ग्रीन कलर का पार्ट है ना, इस ग्रीन कलर के पार्ट को हम क्या कहते हैं बेटा, लैमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, लैमिना। इसको हिंदी में कहते हैं बेटा पर्णफलक। क्या कहेंगे, पर्णफलक कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है बेटा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखो इस पर्णफलक के अंदर, इस ग्रीन पार्ट के अंदर यहाँ पर एक येलो कलर की लाइन होती है। अगर आप पत्ती को देखोगे ना, अभी मैं दिखाता हूँ सारी चीज़ें कहाँ पर क्या चीज़ें हैं, पत्ती के सहारे ही दिखाऊंगा। ये क्या है बेटा, एक ग्रीन कलर का पार्ट यहाँ पर है, सॉरी एक येलो कलर का पार्ट आपको दिख रहा होगा, जो बीचों बीच होगा ना, इस पार्ट को, ये जो पार्ट है, ठीक है, इस पार्ट को कहा जाता है बेटा मिड वेन। क्या कहा जाता है, मिड वेन। मिड वेन का मतलब होता है हिंदी में मध्य सिरा। क्या है बेटा, ये मध्य सिरा है, ठीक, क्या होगी ये, मध्य सिरा होगी, ठीक। अब मध्य सिरा के साथ में यहाँ पर कुछ और भी ऐसे सिराएं निकली रहती हैं जिनका जाल इस पत्ती में ऐसे फैला रहता है, ठीक है, ये ऐसे फैला रहता है बेटा। तो ये जो फैला हुआ जाल है ना, ये तो मध्य सिरा हो गई, लेकिन ये जो एक लाइन निकली हुई है मध्य सिरा से निकली, इस लाइन को क्या कहा जाता है बेटा, इस लाइन को क्या कहा जाता है, इस लाइन को कहा जाता है वेन, यानी क्या कहा जाता है, इसको सिरा कहा जाता है। ये आगे और जाके ऐसे डिवाइड हो सकती है, अगर और डिवाइड हो गई ना तो उसको आप कहते हो बेटा वेनलेट। क्या कहते हो, वेनलेट। इन्हीं वेनलेट्स में क्या होते हैं, पत्तियों के जाइलम फ्लोएम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हुई बेटा। ये तो एकदम अपेक्स वाला पार्ट है, एकदम शीर्ष वाला पार्ट है, इसको अपेक्स कह दिया, ठीक है। तो यहाँ तक बात समझ में आई बेटा। अच्छा, ये पत्तियों का ये जो साइड का पार्ट दिख रहा है ना, एकदम किनारे, जो इसका किनारा दिख रहा है, ये इस किनारे को हम लोग मार्जिन कहते हैं। क्या है बेटा, ये किनारा जो है ना, ये क्या है, मार्जिन है। क्या कहेंगे बेटा, इसको मार्जिन कहेंगे, ठीक है। यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा। अगर यहाँ तक की बात क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं बेटा, आगे चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं पत्तियों का एक एक पार्ट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो इधर मेरे पास क्या है, रुको एक मिनट, इसको तोड़ लेने है। तो देखो यहाँ पर एक अपोजिट फाइलोटॉक्सी वाली मतलब तने के दोनों साइड देखो, अपोजिट साइड में पत्तियां निकली हुई हैं, तो इसको अपोजिट फाइलोटॉक्सी कहा जाता है बायोलॉजिकल टर्म में, ठीक है। कभी आप इंटरमीडिएट की बायोलॉजी पढ़िएगा तो वहाँ पर मिलेगा आपको, जब 11th की पढ़ोगे आप तब, ठीक। अब देखो इधर, ये हो गया वो स्टेम वाला पार्ट, ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये देखो ऐसे मैंने बना रखा है इसको, ये ऐसे, इसी चीज़ को मैं ऐसे करता हूँ, देखो इधर दिख रहा होगा। ये स्टेम वाला पार्ट जो है ना, वो ये है, स्टेम या फिर ब्रांच है, वो ये वाला पार्ट है, आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है। उसके बाद बेटा, उसके बाद आपको ये लीफ बेस दिख रहा होगा, जहाँ पर ये पत्ती लगी होती है उसको लीफ बेस कहा जाता है। जैसे देखो यहाँ पर इस साइड में क्या था, एक पत्ती लगी हुई थी ना, ये वाली पत्ती कहाँ लगी हुई थी, ये वाली पत्ती यहाँ पर लगी हुई थी, तो जिसके सहारे लगी हुई थी ना यहाँ पर, उसको क्या कहा जाता है बेटा, यहाँ पर इस पॉइंट को जहाँ पर लगी हुई थी ना, उसको कहा जाता है लीफ बेस, ठीक है। चलो ये हो गई बात बेटा। अब ध्यान से देख बेटा, इधर ये वाला स्टेम यहाँ पर है, स्टेम या ब्रांच यहाँ पर है। उसके बाद क्या है बेटा, ये आपका लीफ बेस हो गया जहाँ पर पत्ती लगी है। उसके बाद क्या मिलता है आपको, पेटियोल मिलता है, एक डंडी मिलती है ना, देखो ये एक डंडी दिख रही है आपको, ये एक डंडी दिख रही है ना, ये डंडी क्या है बेटा, पेटियोल है। ये डंडी क्या है, पेटियोल है। अब देखो ये पूरा ग्रीन पार्ट, ये पूरा ग्रीन पार्ट जो आपको दिख रहा है, ये संपूर्ण ग्रीन पार्ट क्या है बेटा, ये संपूर्ण ग्रीन पार्ट क्या है, ये संपूर्ण ग्रीन पार्ट आपका लैमिना है। ये पूरा का पूरा ग्रीन पार्ट क्या है बेटा, लैमिना है। अब लैमिना में खासकर ध्यान से देख बेटा, इधर लैमिना में देखो ध्यान से, लैमिना में ध्यान से देखो, आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं। लैमिना के अंदर ये वाली लाइन दिख रही है, जो डार्क लाइन आपको ब्लैक कलर की इसमें दिख रही है, इसमें देखो एक येलो कलर की लाइन दिख रही होगी। ये जो बीचों बीच देखो, यहाँ पर एक लाइन दिख रही है ना, ऐसे बीचों बीच, ये बीचों बीच जो लाइन दिख रही है, देखो इधर ये जो बीचों बीच लाइन दिख रही है ना, ये बीचों बीच लाइन क्या है, ये बीचों बीच लाइन ये वाली ब्लैक लाइन है। उसके बाद देखो इस ब्लैक वाली में से छोटी छोटी लाइंस और निकली हुई हैं। वैसे इसमें देखो इस येलो वाली लाइन से छोटी छोटी लाइंस और निकली हुई है ना, ऐसे छोटी छोटी लाइंस निकली हुई हैं। इस साइड से देखो, इस साइड साफ साफ दिख रहा होगा, ये येलो वाली लाइन हो गई। इधर से देखो साइड में निकली हुई है, देखो ध्यान से देखो, दिखाई दे रहा होगी बेटा। यहाँ पर देख, इस येलो लाइन से एक साइड में लाइन निकली हुई है ना, ये क्या है, वेन्स है। अगर इसको और ध्यान से देखो, इधर और ध्यान से देखोगे तो इस पतली पतली येलो वाली लाइन्स में से, इस लाइन्स में से यहाँ पर देखो ये लाइन देखो साइड से बहुत सारी निकली हुई हैं। इस येलो वाली से देखो, ये तो मेन हो गई, ये तो मिड वेन हो गई। फिर क्या है, ये साइड से जो निकली, मिड वेन से जो निकला है वो वेन हो गया, ठीक है, दोनों तरफ। उसके बाद वेन से देखो दोनों साइड में कुछ निकला हुआ है, ये देखो यहाँ पर निकला हुआ है, यहाँ पर निकला हुआ है, ये क्या है बेटा, ये आपका वेनलेट्स है, ठीक है। और पत्ती का शीर्ष बेटा ये वाला हिस्सा देख ऐसे, ये क्या हो गया, अपेक्स हो गया। बिल्कुल ऐसे ही मैंने बनाया है, जैसे आप मेरे हाथ में है ना, जैसे मेरे हाथ में है वैसे ही मैंने आपको इसमें समझा दिया कि कौन सा पार्ट क्या है, ठीक है बेटा। बात समझ आ रही है। देख फिर से एक बार मैं रिवाइज करता हूँ।
फिर से रिवाइज करता हूँ बेटा, ये क्या है, स्टेम है या ब्रांच है, ये हो गया। फिर क्या है, लीफ बेस जहाँ पर ये पत्ती अटैच होती है। उसके बाद फिर क्या होता है बेटा, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है आपको बीच में, जिसको मैं पेटियोल कहता हूँ, वो कहाँ पर है, वो सर यहाँ पर है, ये पेटियोल हो गया, ठीक है। उसके बाद ये पूरा ग्रीन कलर का पार्ट क्या कहलाता है, पर्णफलक। तो ये पूरा ग्रीन कलर का पार्ट जो मेरे हाथ में है क्या है, पर्णफलक है, ठीक है। उसके बाद इस ग्रीन कलर के पार्ट में बीचों बीच एक मोटी सी लाइन है, देखो ब्लैक कलर की, यहाँ पर एक मोटी सी येलो कलर की लाइन है, ये देखो ये वाली, ठीक। ये क्या हो गई बेटा, ये आपकी मिड वेन हो गई। उसके बाद बेटा, उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद आपके देखो इस मिड वेन में से छोटी छोटी लाइंस निकली हुई येलो कलर की। अगर आप ध्यान से देखो तो इस बीच वाली से ऐसे साइड साइड में देखो, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर लाइंस निकली हुई हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, वेन कहते हैं। अब इस वेन को भी अगर आप बहुत गौर से देखोगे ना, तो इसमें भी दो पार्ट आपको दिखाई देंगे। वेन भी आपको ऐसे यहाँ से देखो, यहाँ पर बटी हुई ऐसे दिखाई दे रहे हैं, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। इसको हम क्या कहते हैं बेटा, वेनलेट्स कहते हैं, ठीक है। इसी में क्या होते हैं, पत्तियों के जाइलम और फ्लोएम होते हैं। और ये क्या है बेटा, अपेक्स वाला पार्ट है। और ये जो इसका किनारा है, देखो ये वाला लाइन जो है ना, ये जो किनारा है ना, इसी किनारे को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इसी किनारे को हम लोग कहते हैं बेटा, ये क्या है, मार्जिन है, ठीक है। ये क्या है बेटा, मार्जिन है। तो हमने अभी तक बात किसके बारे में करी बेटा, हमने बात करी पत्ती के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करें, तो कोशिश करते हैं पत्तियों के इंटरनल स्ट्रक्चर में भी जाने की, ठीक है। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो बेटा। चल बेटा, स्क्रीनशॉट कर लिया हो तो इसको मैं रफ करता हूँ, इसको रफ करता हूँ थोड़ा सा बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर समझ लो, इस लीफ का सबसे पहला पार्ट क्या देखा बेटा मैंने, सबसे पहला पार्ट देखा बेटा लीफ बेस। अच्छा, कुछ पौधे ऐसे होते हैं ना, आप देखोगे कि उनका ये जो लीफ बेस है ना, ये लीफ बेस जो होता है ना, फूला हुआ होता है। क्या है बेटा, ये लीफ बेस जो है ना, ये कैसा है, फूला हुआ है, जिसको हम लोग पल्वीनस कहते हैं। क्या कहते हैं, पल्वीनस कहते हैं। दाल वाले पौधों में अक्सर मिलता है, ठीक है। उनकी पत्तियों में यहाँ पर नीचे वाला हिस्सा फूला हुआ होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, पल्वीनस कहते हैं। जरा एक मिनट रुकना, देखना सब ठीक ठाक है, हाँ बेटा सब ठीक है। चलो अब देखो, लीफ बेस पे, सॉरी, लीफ का पहला पार्ट मैंने क्या बनाया, लीफ बेस बनाया, ठीक। फिर दूसरे पार्ट में क्या कहा बेटा, दूसरा पार्ट इसका क्या है, ये पेटियोल है। फिर इसमें क्या बनाया मैंने, पेटियोल बनाया, ठीक। फिर उसके बाद ये क्या बनाया, ये पूरा पूरा पार्ट क्या है, लैमिना है। ये जो पूरा ग्रीन कलर का पार्ट क्या हो गया, लैमिना हो गया, इसको फलक कहते हैं बेटा। लैमिना के अंदर फिर मुझे क्या दिखाई दी, मुझे दिखाई दी मिड वेन, ठीक है। मिड वेन के अंदर क्या दिखाई दी, मुझे बहुत सारी वेन्स दिखाई दी, ठीक है। फिर वेन को जब मैंने और आगे डिवाइड किया तो मुझे क्या दिखाई दिए, मुझे दिखाई दिए वेनलेट्स, ठीक है। तो चलो इतनी सारी बात कर ली है हमने। अब इसको बेटा मैं रफ करता हूँ, एक एक पॉइंट को मैंने अच्छे से आपको इस लीफ में दिखा भी दिया है, इस लीफ में आपको सब कुछ दिखा भी दिया है मैंने, ये सारी की सारी बातें। अब हम चलते हैं बेटा आगे, इसको रफ करके बाह्य संरचना के बजाय अब हम देखते हैं आंतरिक संरचना, ठीक है। तो इसको रफ करता हूँ बेटा मैं, चलते हैं हम लोग आगे पत्ती की आंतरिक संरचना में, ठीक है। तो आप लोग भी हेडिंग लगाएंगे बेटा, पत्तियों की आंतरिक संरचना, पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है बेटा। क्लास लंबी होती जा रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमको क्या है, हमारा तो उद्देश्य अच्छे से सीखना है, ठीक है, और आपके सर का उद्देश्य अच्छे से सिखाना है, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। फिर लिखते हैं हम लोग पत्ती की आंतरिक संरचना, ठीक। कोशिश करेंगे बेटा थोड़ा सा जल्दी कंक्लूड कर दें, ठीक। पत्ती की आंतरिक संरचना, ठीक है। पत्ती की आंतरिक संरचना देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ये जो पत्ती है ना, ये जो पत्ती है, चलो उसको रख लेता हूँ, बड़ी पत्ती को काटना भाई अच्छी बात नहीं है ना। चलो ये देखो, ये क्या है बेटा, ये एक पत्ती है, ठीक। इसके अंदर की संरचना मुझे देखनी है ना, तो इसको मुझे ऐसे काटना पड़ेगा। इसको मैं ऐसे काटता हूँ, चलो ऐसे मैंने काट दिया, चलो मान लो मैंने ऐसे काट दिया। अब इस वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, अगर मैं ऐसे काटूंगा तो यहाँ पर पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में क्या क्या चीज़ें दिखेंगी वो हमें देखना है बेटा। तो पत्तियों को मैंने ऐसे लिया, ऐसे लेने के बाद इसको ऐसे ज़मीन के समांतर ऐसे काट दिया, ऐसे इसको काट दिया। जब इसको ऐसे काटेंगे ना, तो इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन या अनुप्रस्थ काट, ठीक है। पत्तियों को जब ऐसे काटते हैं तो अनुप्रस्थ काट है, अगर ऐसे काटते तो वो अनुदैर्घ्य काट होती। तो मेरे पास क्या थी बेटा, मेरे पास ऐसे स्टेम पर लगी हुई एक अच्छी सी लीफ थी, ठीक है। बहुत काट पीट करवा रहे हो बेटा आप लोग। मेरे पास क्या थी, ऐसे एक लीफ थी अच्छी सी, मेरे पास एक अच्छी सी ऐसे लीफ थी, उसको क्या किया, ऐसे काट दिया मैंने, ठीक है। ऐसे देखो, यहाँ पर इसका मतलब नहीं कि ऐसे काट रहा हूँ मैं, मतलब है कि ये एक पत्ती है ऐसे, ये एक पत्ती है बेटा, इसको मैं ऐसे काट रहा हूँ, ये ऐसे ऐसे काट रहा हूँ, इसको ऐसे काट रहा हूँ।
अभी पत्ती को मैंने देखो ऐसे बनाया है, इस वजह से आपको लग रहा है कि मैंने इसको ऐसे काटा है। ऐसे नहीं काटा बेटा, इसको मैंने ऐसे ही काटा है, लेकिन इसको जब मैं ऐसे तिरछा कर दूंगा तो आपको कैसे दिखेगा। देखो इस पत्ती को ऐसे काट रहा हूँ मैं, ये ऐसे, ठीक। लेकिन इस पत्ती को अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो आपको कैसा दिखेगा। देखो पत्ती तो मैंने ऐसे ही बनाई है ना, आपको कैसा दिखेगा। आपको दिखेगा ना कि मैं सीधा सीधा काट रहा हूँ। देखो ये मार्कर मैंने चला रखा है ऐसे, काटा मैंने कैसे है, काटा मैंने इसको ऐसे ही है। देखो इधर बात समझने की कोशिश करो बेटा, काटा मैंने इसको ऐसे ही है, ज़मीन के पैरेलल ही काटा है। देखो ज़मीन के समांतर ही काटा है, लेकिन जब इसको घुमाऊंगा मैं ऐसे तो मुझे ऐसे तो दिखेगा ना। देखो इधर कैसे दिख रहा है, ये ऊपर वाली पत्ती जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो इधर, एक मिनट बेटा, ये भी नखरे कर रही है। हाँ देखो अब देखो वही मेरा स्टेम है, वही मेरा पेटियोल है, वही मेरी मिडवेन है, वही मेरा लेमिना है, काटा मैंने ऐसे है, ठीक है। अब जब इसको ऐसे काटेंगे ना तब ये पत्ती कैसे दिखेगी वो सोचने वाली बात है, ठीक। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, पत्ती का एक होता है डॉर्सल पार्ट, एक होता है वेंट्रल पार्ट। अगर पत्ती को देखो, इस पत्ती को अगर मैंने ऐसे काटा है तो इसका एक हिस्सा ऊपर वाला है और एक हिस्सा नीचे वाला है। इसका एक हिस्सा बेटा ऐसा है जो सूर्य के प्रकाश के सामने रहता है। पत्ती ऐसे है ना, देख इधर, पत्ती ऐसे है तो सूर्य के प्रकाश के सामने ये हिस्सा है, तो इसको कहेंगे डॉर्सल पार्ट यानी ऊपर वाला भाग। और पत्ती का वो भाग जो सूर्य के प्रकाश से अपोजिट डायरेक्शन में, देखो सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा ऐसे, ये डॉर्सल पार्ट है। और इस वाले पार्ट को आप क्या कह रहे हो, वेंट्रल पार्ट, ठीक है। जो नीचे वाला पार्ट है ना, ये क्या है बेटा, वेंट्रल पार्ट है। ये डॉर्सल पार्ट है और ये क्या है बेटा, वेंट्रल पार्ट है, ठीक है। तो जब पत्ती को हम ऐसे काटेंगे, जब ऐसे काट दिया तो इसका एक हिस्सा देख बेटा, इसको अगर पत्ती को मैंने ऐसे काट दिया तो ये वाला ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल निकलेगा, और इस पत्ती का ये जो नीचे वाला, देखो पत्ती को अगर ऐसे काटेंगे ना तो ये ऊपर वाला डॉर्सल निकलेगा, नीचे वाला क्या कहलाएगा, वेंट्रल। तो अब हम बनाते हैं कि पत्ती का डॉर्सल पार्ट कैसे होता है। तो ये एक पत्ती की संरचना है बेटा, ये हो गया पत्ती का डॉर्सल पार्ट और ये हो गया पत्ती का ऐसे वेंट्रल पार्ट, ठीक है। पत्ती के डॉर्सल पार्ट पर जो सबसे बाहर परत दिखती है ना, छोटी छोटी कोशिकाओं की, उसको हम कहते हैं बेटा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब बाह्य त्वचा। यहाँ पर क्या दिख रही है बेटा आपको, ऐसे एपिडर्मिस दिख रही है, ठीक है। यहाँ पर भी क्या दिख रही है आपको, नीचे भी आपको एक बाह्य त्वचा दिख रही है ऐसे, ठीक। इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, एपिडर्मिस ही कहते हैं, ठीक है। चलो ये भी क्या है बेटा, एपिडर्मिस है, ठीक है सर। ये कौन सा साइड है बेटा, ये ऊपर वाला जो है ना, ये डॉर्सल साइड है, ठीक है। और ये वाला क्या है बेटा, वेंट्रल साइड है, ठीक है। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, इस जो सबसे बाहर परत दिखती है ना बेटा, उसको एपिडर्मिस कहा जाता है। तो ये वाली कौन सी परत हो गई बेटा, ये वाली हो गई एपिडर्मिस, ठीक। बायोलॉजी के स्टूडेंट है बेटा, थोड़ा सा इंग्लिश सीखो। ये भी क्या है आपकी एपिडर्मिस है, ये भी क्या है, एपिडर्मिस है। ऊपर के एपिडर्मिस को, जो ऊपर वाली है उसको हम कहते हैं अपर एपिडर्मिस। जो नीचे वाली है उसको क्या कहोगे बेटा आप, लोअर एपिडर्मिस। क्या कहोगे, लोअर एपिडर्मिस। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, नहीं है, होनी भी नहीं चाहिए। अब इस अपर एपिडर्मिस में छोटे छोटे गैप्स होने के चांसेस बहुत कम हैं, ठीक है। इसमें छोटे छोटे गैप्स होने के चांसेस बहुत कम है, यानी इस पर छोटे छोटे गैप्स पर, इन्हीं एपिडर्मिस में जो छोटे छोटे गैप्स होते हैं ना, उनको बेटा रंध्र कहा जाता है, स्टोमेटा कहा जाता है, जिनके सहारे मेरी कार्बन डाइऑक्साइड और बहुत सारी जो गैसें हैं वो अंदर जाती हैं, बाहर आती हैं। तो गैसों का आदान प्रदान किससे होता है बेटा, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो देखो ये जो अपर एपिडर्मिस है ना, इस पर एक बात लिख रहा हूँ मैं, ये बहुत काम की बात है बेटा। इस पर रंध्र, रंध्र यानी कि स्टोमेटा, स्टोमेटा होंगे भी तो बहुत कम होंगे। तो स्टोमेटा की संख्या क्या होती है बेटा, बहुत लेस होती है। और दूसरी कंडीशन है कि क्या होते हैं, एब्सेंट भी हो सकते हैं। तो हम ये लिख सकते हैं कि अपर एपिडर्मिस पर स्टोमेटा एब्सेंट भी हो सकते हैं, अगर होंगे भी तो बहुत कम होंगे, ठीक है। इस पर एब्सेंट भी हो सकते हैं और बहुत कम भी हो सकते हैं। लेकिन जो लोअर एपिडर्मिस होती है बेटा, जो लोअर एपिडर्मिस होती है उसमें क्या होते हैं बेटा, उसमें स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा का मतलब उसमें छोटे छोटे से ऐसे रंध्र होते हैं। देखो ये क्या बनाया बेटा, मैंने रंध्र बनाया। ये भी क्या है बेटा, एक ऐसे रंध्र है,
ठीक, अभी रंध्र पर आते हैं, रंध्र की संरचना कैसे होती है थोड़ा सा मैं इसको आउटलाइन में बताऊंगा। फिलहाल अभी के लिए आप जो समझिए, ये क्या है बेटा, ये छोटा सा मेरा रंध्र है, ठीक है। इसको मैं क्या कह रहा हूँ, इसको कह रहा हूँ स्टोमेटा। ये क्या है बेटा, स्टोमेटा, जिनको हिंदी में हम रंध्र कहते हैं। मेनली कहाँ पर होते हैं बेटा, मेनली यानी मुख्य रूप से होते हैं बेटा, कहाँ पर मुख्य रूप से होते हैं ये लोअर एपिडर्मिस पर। कहाँ होते हैं, लोअर एपिडर्मिस पर होते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर है बेटा, हाँ सर क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब इस एपिडर्मिस के ऊपर क्या होती है, एक पतली सी पन्नी जैसी परत होती है। कभी आपने देखा होगा कि इस पत्ती के ऊपर ना, इस पत्ती के ऊपर बहुत चिकनी एक परत होती है जो इस पर पानी को रुकने नहीं देती है। अगर आप इस पर पानी कैसे बूंद डालोगे ना तो वो क्या होती है, इसे सरक के गिर जाती है। क्यों गिर जाती है, क्योंकि इस पत्ती के ऊपर एक पतली सी वैक्सी परत होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। इस पर क्या है बेटा, क्यूटिकल है। पत्तियों पर क्या होती है, क्यूटिकल होती है। एपिडर्मिस पर क्या है बेटा, एपिडर्मिस के ऊपर एक परत होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं, ठीक। किसकी बनी होती है बेटा, ये वैक्सी होती है, ठीक। कैसी होती है, थिन यानी कि पतली होती है। कैसी होती है बेटा, पतली होती है। और क्यों होती है बेटा, पत्तियों से होने वाले वाटर लॉस को रोकने के लिए। अच्छा आप खुद सोचो कि एक पत्ती है, इसके ऊपर अगर सूर्य का प्रकाश गिरेगा बेटा तो इससे पानी निकलने की संभावना ज़्यादा है, यानी पानी के वाष्पन की संभावना ज़्यादा है ना। तो वाष्पन को रोकने के लिए कि इधर से पानी आर पार ना जा पाए, इस वजह से इसको रोकने के लिए क्या होती है बेटा, क्यूटिकल होती है। तो क्या रोकने के लिए बेटा, जल की हानि को रोकने के लिए इस पर क्या होती है, एक पतली परत होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। ये क्या करती है बेटा, जल की हानि को रोकती है। क्या करती है, जल की हानि को रोकती है, ठीक है। अब इन पत्तियों के जस्ट नीचे कुछ बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं। कैसे सेल्स होती हैं बेटा, बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, कुछ ऐसे ऐसे कुछ बड़ी बड़ी सेल्स होती हैं, ठीक। थोड़ा सा लंबी लंबी सेल्स हैं ये। कहाँ पर है बेटा, अपर एपिडर्मिस के नीचे। अपर एपिडर्मिस के नीचे कुछ ऐसी सेल्स होती हैं। कैसी कोशिकाएं हैं बेटा, ये मृदूतक कोशिकाएं हैं। 9th में बेटा आपने प्लांट टिश्यू पढ़ा होगा, वहाँ पर आपने पादप ऊतक पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा मृदूतक। मृदूतक क्या होते हैं बेटा, ऐसे ऊतक होते हैं जिनकी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन वो कोशिकाएं जीवित होती हैं। उनके अंदर क्या होते हैं, सारे अंग जो हैं प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। उनके कोशिकाओं के बीच में क्या होता है, थोड़ा सा गैप पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एक तरीके की लंबी लंबी कोशिकाओं का समूह है, ठीक है। फिर यहाँ पर बीच में क्या होता है, बीच में एक ऐसी संरचना होती है गोल सी, ठीक है। इसी संरचना में क्या भरा होता है, जाइलम एंड फ्लोएम भरा होता है, ठीक। एक मिनट, इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूँ थोड़ा सा, ये इसका केंद्रक थोड़ा सा रेड कलर का कर देता हूँ मैं, ठीक। इसका केंद्रक कैसे कर दिया बेटा मैंने, रेड कलर का कर दिया। इसमें क्या भरे होते हैं बेटा, इसमें होते हैं ऐसे जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक। इसमें क्या भरे हैं बेटा, ये हो गया, इसके अंदर होता है संवहन ऊतक, इसमें फ्लोएम होता है, ये पी जो है ये फ्लोएम है, एक्स क्या है बेटा, ये जाइलम है। बीच में क्या होता है, जाइलम होता है, और इस जाइलम फ्लोएम को घेरने वाली जो परत है, एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं बेटा, ठीक। ये बीच में क्या है, रुको थोड़ा सा इसको अलग कलर में लिख लेता हूँ तब आपको समझ भी आएगा, नहीं तो सब नीला नीला हो जा रहा है, ठीक। देखो इधर, इसको करता हूँ मैं ब्लैक से। यहाँ पर क्या है बेटा, जाइलम है, यहाँ पर फ्लोएम है, यहाँ पर जाइलम, यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर जाइलम, यहाँ पर फ्लोएम, यहाँ पर जाइलम, यहाँ पर फ्लोएम। एक्स जाइलम है, पी जो है वो फ्लोएम है। अब इस जाइलम और फ्लोएम को, यहाँ पर क्या है, जाइलम और फ्लोएम को सामूहिक रूप से बेटा, सामूहिक रूप से इनको क्या कहते हो, सामूहिक रूप से इसको संवहन ऊतक कहा जाता है। क्या कहते हो, संवहन ऊतक कहते हो। और ये एक साथ में एक बंडल के रूप में रहते हैं, इस वजह से इनको क्या कहते हो बेटा, आप संवहन बंडल कहते हो। संवहन बंडल में क्या क्या देखने को मिलता है सर, जाइलम देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है बेटा, फ्लोएम देखने को मिलता है, ठीक है।
अब पत्तियों के अंदर जो जाइलम और फ्लोएम साथ साथ में होते हैं ना, वो किसका काम करते हैं? एक काम करता है बेटा पानी लाने का पत्तियों में, और पत्तियों में बने हुए भोजन को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में ले जाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम करता है भोजन का परिवहन, जाइलम करता है किसका परिवहन? जल का परिवहन। अब चलते हैं बेटा आगे। जाइलम फ्लोएम के बाहर, इस संवहन बंडल के बाहर देखो एक परत दिख रही है जिसमें लाल कलर की कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये जो एक परत दिख रही है ना जिसमें लाल कलर की कोशिकाएं हैं, इस परत को कहा जाता है बेटा बंडल शीथ। क्या कहा जाता है? बंडल शीथ कहा जाता है। क्या कहेंगे हम इसको? बंडल शीथ। ये एक ऐसी परत है जो इसको चारों तरफ से ऐसे घेरे रहती है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर क्या होता है देख बेटा, एक कोशिकाएं हैं ऐसी ब्लैक कलर की जो बड़ी बड़ी सी लंबी लंबी सी हैं, और यहाँ पर कुछ कोशिकाएं होती हैं ऐसी, ठीक, जो गोल सी होती हैं, ठीक, ऐसी गोल सी। साथ साथ बनाते जाएंगे बेटा, अच्छे से बनता जाएगा। नहीं बनाएंगे तो फिर आपको सीखने में दिक्कत है कि आप इसको बना कैसे पाएंगे, ठीक। चलो देखो इधर, अब इन कोशिकाओं के अंदर ना, ये कोशिकाएं थोड़ा सा होती हैं बेटा ग्रीन कलर की, ठीक। ये लंबी वाली भी ऐसे बना दे रहा हूं मैं। ग्रीन कलर का होने का मतलब है बेटा इसमें बहुत सारा क्या होता है? हरित लवक होता है। क्या होता है बेटा? इसमें बहुत सारा हरित लवक होता है। क्लास बेटा लंबी होती जा रही है, कोशिश कर रहा हूँ जल्दी से कंक्लूड कर पाऊँ, लेकिन क्या करें, अब पूरा पढ़ाना भी तो है अच्छे से ना। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे समझने में बड़ी दिक्कत है। इनमें क्या भरा हुआ है बेटा? इनमें भरा हुआ है हरित लवक। क्या भरा हुआ है? हरित लवक भरा हुआ है। इनके अंदर हरित लवक भरा हुआ है। ये सारा ग्रीन ग्रीन सा पार्ट है, हरित लवक भरा हुआ है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण करने वाली जो साइड्स है ना पत्तियों के अंदर, वो यही है। बेटा कॉपी पेन लेके बैठो और साथ साथ बनाते जाओ, चीज़ें एकदम क्लियर होती जाएंगी। देखो इधर, अब ये जो पूरी कोशिकाएं हैं, ये एपिडर्मिस के नीचे से लेकर इस वाली एपिडर्मिस के बीच में जितनी भी कोशिकाएं हैं ना, इनको कहा जाता है बेटा मीजोफिल सेल्स। क्या कहेंगे इनको? मीजोफिल सेल्स कहेंगे। अब मीजोफिल सेल्स जो है ना, ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो सेल्स हैं वो मीजोफिल सेल्स हैं। इन सेल्स को बेटा कहते हैं हम लोग खंभ मृदुतक। जो ऊपर लंबी लंबी सेल है ना, इनको कहा जाता है खंभ मृदुतक। इंग्लिश में इसको आप कहते हैं बेटा पैलिसेड टिश्यू, ठीक है। यहाँ पर जो बीच में है ना, इनको कहा जाता है बेटा स्पंजी मृदुतक। क्या कहते हैं? स्पंजी मृदुतक। तो इसको कहते हैं बेटा स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू। क्या है बेटा? ये स्पॉन्जी मेसोफिल टिश्यू है और ये पैलिसेड मेसोफिल टिश्यू है। यानी जो मेसोफिल सेल्स है ना, कितने लेयर में है बेटा? 2 लेयर में। कौन कौन से हैं बेटा? एक है बेटा पैलिसेड, जिनके बीच में कोई गैप नहीं है, नो गैप बिटवीन देम, नो गैप बिटवीन देम, उनके बीच में कोई गैप नहीं है। लेकिन जो स्पॉन्जी है, स्पॉन्जी में क्या होता है बेटा? गैप होता है, गैप बिटवीन देम, उनमें क्या होता है बेटा? गैप होता है, ठीक। अच्छा, अगर ये गैप है बेटा तो इसमें कुछ एयर भी भरी होगी। क्या भरी होगी बेटा? एयर भरी होगी। ये इनके सेल्स के बीच में जो इंट्रासेलुलर स्पेस है ना, इसमें क्या भरी होती है? कुछ एयर भरी होती है। एयर भरे होने के कारण, ठीक, एयर भरे होने के कारण ये बीच बीच में जो खाली स्थान है जिनमें एयर भरी होती है, इनको कहा जाता है एयर कैविटीज़। क्या कहा जाती है बेटा? इनको एयर कैविटीज़ कहा जाता है, क्योंकि इनमें क्या भरी होती है? इनमें एयर भरी होती है। अब देखो ध्यान से, स्टोमेटा के पीछे ये खाली स्थान आपको दिख रहा है। स्टोमेटा के पीछे ये खाली स्थान दिख रहा है ना बेटा? स्टोमेटा के पीछे क्या दिख रहा है आपको? एक खाली स्थान दिख रहा है। स्टोमेटा के पीछे ये जो खाली स्थान है ना,
इस खाली स्थान को भी कुछ कहा जाता होगा। स्टोमेटा के पीछे ये जो खाली स्थान है ना बेटा, इस खाली स्थान को कहा जाता है स्टोमेटल कैविटी। स्टोमेटल कैविटी, ठीक है। ये स्टोमेटा ही वो जगह हैं, ये स्टोमेटा ही वो जगह हैं जहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर एंट्री करती है और जहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, बाहर आती है, ठीक है। स्टोमेटा ही वो जगह हैं जहाँ से CO2 एंट्री करेगी और जहाँ से ऑक्सीजन क्या होती है बेटा, बाहर आती है, ठीक है। अब सवाल ये है सर, ये तो हो गई बेटा पत्ती की आंतरिक संरचना, ठीक है। अब पत्ती की आंतरिक संरचना अगर हमने पढ़ी और अगर हमने स्टोमेटा नहीं पढ़ा तो फिर हमने तो भैया बहुत बड़ी गलती कर दी। हमको स्टोमेटा भी सीखना चाहिए। तो ये जो स्टोमेटा है ना बेटा, ये कैसे दिखता है, ये स्टोमेटा जो है ना, ये एक्चुअल में कैसा होता है वो देखते हैं। स्टोमेटा की जो सेल्स होती है ना किनारे किनारे वाली, वो ऐसे बीन शेप्ड होती हैं बेटा। किसके होती हैं, सेम के बीज के आकार की होंगी। देखो ये क्या है बेटा, बीन शेप्ड सेल है। किसकी, स्टोमेटा की क्या है, ये बीन शेप्ड सेल हैं। इन बीन शेप्ड सेल को हम लोग कहते हैं द्वार कोशिकाएं। क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं द्वार कोशिकाएं, ठीक है। ये क्या है बेटा, द्वार कोशिकाएं हैं। अब द्वार कोशिकाओं के बगल में, चलो अच्छा ये क्या है बेटा, ये स्टोमेटल पोर है। जो छोटा सा छेद दिख रहा है बीच में ना, इसको हम लोग कह देते हैं स्टोमेटल पोर है, ठीक है। क्या है बेटा, स्टोमेटल पोर। और इसके बगल क्या होती हैं, कुछ सब्सिडरी सेल्स होती हैं जो इसकी सहायता करती हैं। तो ये हो गई सहायक कोशिकाएं, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए बेटा, ये जो स्टोमेटा की सेल्स है ना द्वार कोशिका, इसकी अंदर की दीवार मोटी होती है। ये दीवार क्या होती है, मोटी होती है। देखो ये जो रेड वाली परत है ना, ये क्या है बेटा, आंतरिक दीवार इसकी क्या है, मोटी है भाई। स्टोमेटा की आंतरिक दीवार क्या है, मोटी है। बाहरी दीवार क्या है बेटा, बाहरी दीवार इसकी पतली है। इसकी बाह्य दीवार पतली है, ठीक है। आंतरिक दीवार क्या है, मोटी है। तो इसकी ये इंटरनल वॉल है। इंटरनल वॉल का मतलब आंतरिक दीवार, और ये क्या है बेटा, इसकी आउटर वॉल है। ये कैसी होती है, थिन होती है, सॉरी आउटर वॉल थिन होती है, इनर वॉल कैसी होती है बेटा, थिक होती है, ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा बेटा, आज हमने सीखा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। फिर हमने सीखा प्रकाश संश्लेषण एक्चुअल में कहाँ होता है। हमने सीखा बेटा पत्तियों की संरचना के बारे में, हमने सीखा पत्तियों की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। देखो बेटा, हम बोर्ड पर्सपेक्टिव से जो पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ ही रहेंगे, बोर्ड एग्जाम्स में इससे सवाल बनेंगे, हम कर लेंगे, ये तो अच्छी बात है बेटा। हमने सीख लिया कि पत्तियों की संरचना कैसे होती है, क्या होता है इन सब चीज़ों के अंदर, ये सारी बातें हमने सीख ली हैं, ठीक है। अब जहाँ से लिखवाने वाला कॉन्सेप्ट आएगा ना कि हमको इसकी सर थ्योरी भी चाहिए, हम इसको एक्सप्लेन कैसे करेंगे बेटा, तो जैसे जैसे मैं बनाते गया हूँ, जो जो चीज़ें उसके बारे में बताता गया हूँ, वैसे वैसे आपको बनाते जाना है, वैसे वैसे उसके बारे में लिखते जाना है। ये तरीका है। जब तक ये तरीका अपने आप से आप ईजाद नहीं करोगे ना, कब तक कौन आपको लिखवाता रहेगा। मैं कितना बात लिखवा दूंगा आपको, मैं ऐसे भी यहाँ पर बोर्ड पर लिख दूँ या फिर मैं ऐसे बोल दूँ, कितना लिखवा सकता हूँ मैं, ठीक है। तो चीज़ें बेटा आप बड़े हो गए हो, 10th क्लास में हो, यहाँ से चीज़ें थोड़ा सा बदलना चालू होती हैं। अभी आगे की क्लास में आओगे, वहाँ पर सीधा कॉन्सेप्ट बेस्ड बातें होती हैं, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने अंदर की स्किल को डेवलप करिए, धीरे धीरे इनका एक्सप्लेनेशन अपने आप लिखने की कोशिश किया करिए। और उम्मीद है बेटा कि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी लग रही होंगी। बेटा अगर अच्छी लग रही हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। अच्छा लगे बेटा तभी करना, कोई मैं ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं बोल रहा हूँ तो आपको करना ही है। अगर आपको लगता है नहीं सर को एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर से सपोर्ट करना चाहिए तो आप बिल्कुल करिए, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे बेटा हरित लवक के बारे में। तो हरित लवक एक्चुअल में कहाँ होते हैं, ये जो आपको मेसोफिल सेल्स दिख रहे हैं ना, इन्हीं मेसोफिल सेल्स में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। हमने क्या पढ़ना था, प्रकाश संश्लेषण का स्थल पढ़ना था। वो कहाँ है बेटा, वो हमारे इस मेसोफिल सेल्स के अंदर है, ठीक है। कहाँ पर है, हरित लवक में है। तो नेक्स्ट लेक्चर की शुरुआत हम लोग कहाँ से करेंगे बेटा, हरित लवक से करेंगे, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, और प्यारे बच्चों अच्छे से पढ़ाई करिए और नोट्स तो जरूर प्रिपेयर करिए, बिकॉज नोट्स ही वो तरीका है ना जो आपको एक रैपिड रिवीजन का सोर्स देती है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।